अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है रिश्ते की डोर, किस्त नंबर 3। चाची जान, जब चलने पर धुआं निकलता दिखाई दे तो पानी ही तो डाला जाता है। इसने नानी की कमकली पर गोया मातम किया। ठहरो, तुम्हें बरनाल भी देते हैं हम, इसका लेप भी सोतमंद होगा, नानी ने जलकर कहा। छोड़ें चची जान, आज क्या पका रही हैं? लहक कर पूछा। आइए, पकाने की कुछ लगती, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलती बनो। बुढ़िया से खिदमत कराते शर्म नहीं आती? ऊपर से हमारे तन्हाई का साथी टीवी भी जला दिया। दिन का खाना खाकर शाम तक रवाना हो जाना। घर है हमारा, होटल नहीं है। आज नानी के सफ़र का पैमाना लबरेज हो ही गया था, जिसकी मियाद हमेशा मुन्नी के आने के बाद महीना तक ही होती थी। हाँ हाँ, हम तो पहले ही जाने का सोचे बैठे थे, मुन्नी ने खुफ़्फ़त से कहा। इन बातों की कैसे अकल है तुम्हें? मुन्नी नानी पोपले मुँह से पान खाते हुए बोली। मुन्नी अपने पाँव को घूरने लगी। हम टीवी वाले को फ़ोन कर दें, अभी आ जाएगा ठीक करने, नानी कहते हुए फ़ोन के पास गईं। फिर मुन्नी तो चारों नाचार शाम को ही चली गईं और नकार खाने में रह गए फिर से नाना और नानी। नानी ने अपने महल्ले के दोस्तों को आज फिर दावत दे दी। इतने दिन मुन्नी की मौजूदगी में वो इनको बुला ना सकी थीं। आज फिर लूडो की महफिल जमी थी, हाहाकार मची थी। नानी ने रसमलाई और हलीम से बच्चों की तवाज़ा की, जो इनके एक बेटे इतवार को लाए थे। नाना भी आज तो खुश और खरम नज़र आ रहे थे। वजह डोंगे में रखी तली प्याज और लीमू से सजी हलीम थी, साथ चाट मिसाला अलग से था। नाना जानते थे नानी बच्चों के सामने इनकार नहीं कर सकेंगी। नानी इनके हाजमा से डरती हलीम की बिल्कुल बंदिश कर चुकी थीं। नाना ललचाई हुई नज़रों से कभी नानी को देखते और कभी हलीम को। नानी जज़्ब हुईं। थोड़ा सा देंगे बिल्कुल। नानी ने इनके नदीदेपन से तंग आकर बालाखिर हामी भरी। नाना की तो दिली मुराद बर आई। खट्टी मीठी लड़ाई भी हर वक्त जारी रहती। गुजरते वक्त के साथ नानी का रौब और दबदबा बढ़ा तो नाना का यकसिर कम हो गया था। जो खाना खाना था खा चुके थे, जो पाना था पा चुके थे। वो दोनों ऐसे दौर में थे जिसमें इंतज़ार होता है सिर्फ मौत का, मौत के सन्नाटों में मदगम होने का। मगर नानी अपना बुढ़ापा जिंदा दिली से गुजारने की कायल थीं। फिर वही हुआ जिसका नानी को डर था। नाना की बेसार खुरी रंग लाई और नाना को हैज़ा हो गया। पहले नानी समझी मामूल की उल्टियाँ हैं, मगर तबीयत ना संभली। बेटों को फ़ोन किया, सब दौड़े चले आए। नाना को अस्पताल दाखिल कराना पड़ा, मगर जब मौत अटल हो तो कोई दवाई कोई इलाज कारीगर नहीं होता। नाना 85 बरस की उम्र में नानी को अकेला करके रुखसत हुए। नानी को बच्चों पोतों और भरी दुनिया में ऐसी वीरानी का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। नाना जिनसे बज़ाहिर देखने वालों के नज़दीक इनकी ज़िंदगी भर नहीं बनी थी, इनके बाद नानी भरे दियार में तन्हा रह गई थीं। इनके ज़ाहरी गम से कहीं बड़ा इनके अंदर का गम था। वो अपने महबूब, अपने हमसफ़र, अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती असासे को खो देने के बाद दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थीं। देखने वाले कहाँ समझ पाते कि इनका गम क्या था। वो किस गौहर यकता को गंवा चुकी थीं। नानी की त्वेल हुक्मरानी को ज़वाल आ चुका है। इनकी सल्तनत देखते देखते पारा पारा हो गई थी। इंसान का हमसफ़र जब बीच राह में छोड़ जाए, बच रहने वाला नफ्स आखिरी सांस तक किस करब से गुज़रता है, इसका अंदाज़ा दूसरे कभी कर ही नहीं सकते। नाना नानी की तू मैं, इनका हमा वक्त एक दूसरे से उलझना असल में इनका फ़िक्री इख्तलाफ नहीं था, बल्कि आखिर उम्र में मोहब्बत का वो अंदाज़ था जिसको समझने के लिए इंसान को इस उम्र तक जाना पड़ता है। इनकी आपस की नोक झोंक झगड़े इनकी ज़िंदगी, इनकी ताजगी, इनकी चलती सांस की अलामत थे। वो बंधन टूट गया था। भरी दुनिया में नानी का सबसे अपना, सबसे प्यारा क्या गया, नानी को भी जाते जाते जिंदा लाश बना गया। अब नानी बस एक जिंदा खामोश बुत थीं, जिनके पास सोचों का समुंदर था, पर सुनने वाला तो कब का दूर जा चुका था। रिश्ते खोना कैसा अज़ियतनाक होता है, ये नानी के साथ के दरो दीवार पर जमी गिर्द भी बता दिया करती है। बाजी, अब आप हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले की बात और थी, अब अब्बा मियाँ नहीं रहे।
نانی کے بچے ان کو باجی بلاتے تھے۔ نانی کیا کہتی، سر جھکا کر رہ گئیں۔ اب تو خدا کے بعد بچوں کا ہی آسرا تھا۔ پھر اسی عمر میں ان بچوں کے ساتھ جانے میں ہی بھلائی تھی۔ پھر 80 برس کی عمر میں نانی نے ایک اور ٹھکانہ بدلا۔ اب کی بار دل لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہو ہر طرح سے خیال کرتی، پاس بیٹھتی، بات چیت سے دل بہلاتی۔ دنیا کے اخبار، کتابیں نانی کو میسر تھیں، مگر نانی کو اپنے آشیانے کی یاد ہر پل ستاتی۔ وہی آشیانہ جس میں نانی کی حکمرانی تھی، جس میں نانی کا سکہ چلتا تھا، جہاں نانا تھے جن سے نانی کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ اب وہ نانی کو ہر ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ یاد آتے تھے، مگر ایک دوسرے کے بغیر دونوں کتنے ادھورے تھے، یہ بات نانی 80 برس میں جان پائی تھیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔